नमस्ते दोस्तों, मैं जयप्रकाश करदम आप लोगों के साथ आज उपस्थित हूँ अपनी एक कहानी का पाठ करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने इन मित्रों को धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर सरोज कुमारी को और सुशील दीदी को। इन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं संवाद के माध्यम से आप लोगों के साथ रूबरू हो सकूं। और तो मैं थोड़ा सा बहुत अनुशासित आदमी हूं अपने जीवन में, लेकिन कुछ मिनट की देरी मुझे हुई है। उसका कारण ये है कि मैं लैपटॉप से आने की कोशिश कर रहा था। मैं आश्वस्त था कि लैपटॉप से आसानी के साथ आ जाएगा, लेकिन जब लैपटॉप ऑन किया तो उसमें एक ये कैमरे की एक समस्या आई, तो कैमरा नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए फिर मुझे मोबाइल से आना पड़ रहा है। इस वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ। इसके लिए मैं आप लोगों से खेद व्यक्त करूँगा, क्योंकि समय हमारे लोगों का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। और मैं समझता हूँ कि यदि हम समय के अनुशासन को नहीं चलते, नहीं मानते, तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम अपने अनुशासन में खो देते हैं या पीछे रह जाते हैं। और हम एक उदाहरण भी जो बनना चाहते हैं किसी के लिए, तो हम यदि खुद अनुशासित नहीं है तो हम दूसरे के लिए उदाहरण भी नहीं बन सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अनुशासन का पालन करें। खैर, तो मित्रों, मैं अभी ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं कौन सी कहानी पढ़ूं, कौन सी नहीं पढ़ूं, इतनी देर का क्योंकि है, लेकिन फिर भी मेरे अभी मैं देखा तो मैं सोचा कि आपके साथ एक कहानी मैं जो पढ़ूं। तो क्या मेरी आवाज़ नहीं जा रही? क्या अब आ रही है मेरी आवाज़ आपको? अब आ रही है मेरी आवाज़? अभी किसी ने कहा सरोज मेरी आवाज़, चलो मैं समझता हूँ आ जाएगी। आवाज़ का कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। आ रही है अब आवाज़? बहुत धीमी आ रही है। क्या किया जा सकता है? नहीं, यहाँ तो ठीक है। आपके यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना देखिएगा। आ रही है, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, तो मैं अपनी कहानी 9 बार का पाठ करूँगा। ये कहानी 9 बार, यानी कि कोई बंधन नहीं। जो मैट्रिमोनियल्स के विज्ञापन, जो वैवाहिक विज्ञापन हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, या जो आजकल तो बहुत सारी मैट्रिमोनी की वेबसाइट्स हैं, उन पर भी जो आते हैं, ये तो मैगजीन्स में आते हैं, तो उन विज्ञापनों में बहुत कुछ विज्ञापनों में आता है, अन्य चीज़ें आती हैं। उसके बाद में आता है 9 बार, या कहीं आता है कास्ट 9 बार, कभी कभी आता है कास्ट एंड रिलीजन 9 बार, यानी कि जाति का कोई बंधन नहीं होगा, या संप्रदाय का, धर्म का, जाति का कोई बंधन नहीं होगा। इस तरह के विज्ञापन आते हैं। इस तरह के विज्ञापन जब युवा लोग थे तो हम भी पढ़ते थे, देखते थे। और कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए कि जो निम्न जाति के लोग हैं, दलित जातियों के लोग हैं, जब वो इस 9 बार विज्ञापन के जवाब में जब वो संपर्क करते हैं, तो उनके साथ में वैवाहिक रिश्ते नहीं जोड़े जाते। तो वो 9 बार अलग तरह का। तो इसको मैंने पढ़ने के लिए पहले तो मैंने अध्ययन ये करने की कोशिश की थी कि आखिर कितने, तो मैं देखता था कि जो, जैसे मैं उस समय इसका अध्ययन करने लगा, तो मैं हर संडे के, रविवार के दिन 5-6 अखबार मंगाया करता था। चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया है या आपका हिंदुस्तान टाइम्स है, जिनमें अधिकांश विज्ञापन आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में तो उतने नहीं आते थे, तो इन अखबारों में आते थे, हिंदी के अखबारों में आते थे। तो मैं उन सब अखबारों को मैं देखता था।
उसके बाद में फिर मैंने कुछ मैगजीन्स जो पत्रिका आती हैं तो उन पत्रिकाओं में विज्ञापन आते थे, उनको देखता था। तो मैं देख कर के एक तो ताज्जुब में था कि 95% विज्ञापन जाति आधारित होते हैं। तो मैं अध्ययन ये कर रहा था कि हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम एक जैसे जैसे समाज शिक्षित होता चला जाएगा ऐसे ऐसे ये जातिगत भेदभाव ये ख़त्म होते चले जाएंगे, और ये सब चीज़ें केवल उन लोगों में हैं कि जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है और जो जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाई है वहीं तक ये सब चीज़ें हैं जो, और शिक्षित पढ़े लिखे समाजों में लोगों में ये सब भावना काम नहीं करती। लेकिन ये हम देखते हैं कि जो अशिक्षित लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं या शहरों में भी जो इस तरह के लोग हैं, वे तो अपने रिश्ते एक दूसरे के यहाँ माध्यम से करते हैं। वो वैवाहिक विज्ञापन वो नहीं देते थे, आज तो खैर मजबूरी बन रही बहुत सारे लोगों की। उस समय तक तो वैवाहिक विज्ञापन केवल शिक्षित लोगों के ही विज्ञापन होते थे, और उसमें 95% जाति आधारित। तो मैं चौंकता था। तो मैंने कई महीने इसका अध्ययन किया और फिर ये सब चीज़ें निकल कर आई मेरे सामने और कुछ उदाहरण सामने आए, तो उसको लेकर के ये कहानी ये मैंने लिखी। अब ये कहानी का मैं पाठ आपके सामने मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने कहा उसमें विज्ञापन आता है, तो एक विज्ञापन से इस कहानी की शुरुआत हो रही है कि वांटेड सुटेबल ग्रूम फॉर MA 24 years, 158 centimeters, weight is slim, sharp featured, beautiful girl, highly educated, progressive family, no bar। टाइम्स ऑफ इंडिया के मैट्रिमोनियल्स कॉलम पर नज़र दौड़ाते हुए उसकी नज़र इस विज्ञापन पर ठहर गई। 2-3 बार उसने इस विज्ञापन को पढ़ा और पेन से उस पर एक निशान लगाने के बाद वह कुछ देर तक पेन को अपनी उंगलियों में नचाता रहा। फिर पेन को मेज पर रखकर सोफे में लगभग धंसते हुए वह इस विज्ञापन के विषय में सोचने लगा। जिस तरह की शिक्षित, सुंदर और स्मार्ट लड़की वह चाहता था, यह लड़की उसके एकदम अनुकूल थी। वह प्रगतिशील विचारों का था और चाहता था कि उसकी होने वाली पत्नी भी प्रगतिशील विचारों की हो। अंतरजातीय विवाह की बात जब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था के आने के बाद मन बना लिया था कि वह शादी किसी योग्य लड़की से ही करेगा, चाहे वह अपनी जाति की हो या किसी अन्य जाति की। विज्ञापन से पूरी तरह संतुष्ट हो जाने पर उसने पेन उठाया और मोनियल के जवाब में पत्र लिखने बैठ गया। पत्र में अपना बायोडाटा, शिक्षा, उम्र, स्वास्थ्य, लंबाई, रंग रूप, नौकरी, वेतन, अभिरुचि से लेकर माता पिता, गांव आदि तक, यानी अपने निजी और परिवार के बारे में सब जरूरी बातें उसने लिखी। जाति के बारे में लिखते लिखते वह अटक गया। एक बार उसका मन हुआ कि उसको अपनी जाति का उल्लेख भी कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने सोचा ठीक है, सामने वाले के लिए जाति कोई बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी ओर से जाति का उल्लेख कर देने में क्या बुराई है। जब पूरा विवरण लिखकर भेजा जा रहा है तो यथासंभव अपने से संबंधित सब जानकारियां पूर्ण और स्पष्ट रूप से लिखकर भेजनी चाहिए। लेकिन तुरंत यह सोचकर कि जब विज्ञापन दाता जाति की भावना से पहले ही मुक्त है तो उसके लिए भी अपनी जाति लिखने का क्या औचित्य है। ऐसे में अपनी ओर से जाति का उल्लेख करना हल्कापन होगा, यह सोचकर उसने जाति का विवरण लिखते लिखते काट दिया था। पहले वह हर रविवार को मैट्रिमोनियल्स के विज्ञापन पढ़ने के लिए कई बार अखबार खरीदता था और कई घंटे विज्ञापनों में उलझा रहता था। लेकिन इस विज्ञापन के बाद उसने पत्र पत्रिकाओं में मैट्रिमोनियल्स के विज्ञापन देखने बंद कर दिए थे।
उसकी तलाश जैसे खत्म हो गई थी। उसे विश्वास था कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा। उसका यह सोचना अपनी जगह सही भी था, क्योंकि वह एमएससी पास एक आईआरएस अधिकारी था। शरीर से भी स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक था। वह हर तरह से किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की के साथ विवाह हेतु उपयुक्त था। करीब 1.5 सप्ताह बाद ही उसे अपने पत्र का जवाब मिल गया। लड़की वालों ने उसे अपने घर आमंत्रित किया था। वह उनके घर पहुंचा। लगभग 1 घंटे तक वहां रहा। उसने लड़की को देखा। जैसा विज्ञापन में उल्लेख था, लड़की बिल्कुल वैसी ही थी, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर और आकर्षक। उसे लड़की एकदम भा गई। उसका मन हुआ कि वह तुरंत हाँ कह दे, लेकिन लड़की के पिता ने जैसे उसके मन की बात भांप ली थी। उन्होंने कहा, देखिए राजेश जी, हम बड़े खुले विचारों के आदमी हैं। जात पात, धर्म, संप्रदाय, किसी प्रकार के बंधन को हम नहीं मानते। ये सब बातें पिछड़ेपन की प्रतीक हैं। हमारे परिवार में जितनी भी शादियां हुई हैं, वे सब अंतरजातीय हुई हैं। अब देखो, मैं ब्राह्मण हूँ और मेरी पत्नी कायस्थ परिवार से है। हमारी बड़ी बेटी की शादी अग्रवाल लड़के के साथ हुई है और हमारे घर में जो बहू आई है वह पंजाबी खत्री है। हमारी नज़र में लड़का और लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह देखें, परखें और बातचीत करें। यदि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से संतुष्ट होते हैं और उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो बस काफ़ी है। इसके अलावा सब चीज़ें गौण हैं। वैसे भी विवाह जन्म भर का बंधन होता है। इसके बारे में निर्णय अच्छी तरह जांच परख करके और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही लिया जाना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं आनी चाहिए। आप दोनों पढ़े लिखे और समझदार हैं, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आप दोनों आपस में बातचीत करें, एक दूसरे को जानें, समझें। इसके लिए आप पूरा समय लें। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप मिलें, लेकिन जो भी निर्णय लें पूरी संतुष्टि के बाद ही लें। मैं समझता हूँ आप भी मेरे विचारों से सहमत होंगे। उन्होंने प्रश्न सूचक दृष्टि से राजेश की ओर देखा। उनकी यह बात राजेश को बहुत अच्छी लगी थी। उसने उनके विचारों के प्रति अपनी सहमति जताई। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैं आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। उस दिन चाय पीकर और थोड़ी देर ठहरकर वह चला गया था। उसके बाद कई बार लड़की के साथ उसकी मुलाकात और बातचीत हुई। जैसे जैसे उनकी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा था, वे औपचारिकता के आवरण से बाहर निकल अनौपचारिक हो रहे थे और एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ रहे थे। पिछली मुलाकातों की तरह उस दिन भी वे मिले। कनॉट प्लेस में एक रेस्तरां में और फिर एक पार्क में घंटों तक वे नर्म हरी घास पर बैठे बतियाते रहे, एक दूसरे की आंखों में झांकते, दिल से दिल का संवाद जोड़ते, एक दूसरे को गुदगुदाते रहे। दूब के तिनकों को दांतों से कुचलते या उनसे दांतों को कुरेदते विचार सागर में उठते गिरते रहे। भावी जीवन का खाका बनाते उसमें जोड़ घटा करते रहे। सिर पर टोकरी रखे चने मूंगफली बेचने वाले हॉकर, हाथों में हाथ डाले पास से गुजरते हुए जोड़े, पेड़ों की शाखाओं पर चहचहाते पक्षी और सामने चिकनी सड़क पर दौड़ते वाहनों की आवाज़ से कभी कभी उनका ध्यान उचटता, लेकिन क्षण भर पश्चात ही वे फिर से अपनी बातों में तल्लीन हो जाते। शादी के बाद हनीमून मनाने कहाँ चलोगे? लड़की का प्रश्न था। नैनीताल, मसूरी, जहाँ कहीं भी तुम चाहो, उसने तपाक से कहा। लड़की ने मुंह बिचकाया। ये भी कोई जगह है हनीमून के लिए? ये तो इतनी नज़दीक हैं कि यहाँ कभी भी जाया जा सकता है। तो कुल्लू मनाली चले चलेंगे? उसने विचार रखा। नहीं, कुल्लू मनाली भी नहीं, वहाँ तो मैं जा चुकी हूँ।
हनीमून के लिए किसी नई जगह पर चलेंगे। साउथ में कैसा रहेगा? साउथ में कभी गई भी नहीं हूँ मैं। मेरी एक फ्रेंड ऊटी गई थी हनीमून के लिए, कहती है ऊटी बहुत प्यारी जगह है। कहकर उत्सुकतापूर्ण दृष्टि से उसने राजेश की ओर देखा। तो ऊटी चलते हैं। उसने लड़की के साथ सहमति जताई। चले चलते हैं तो ऐसे कह रहे हो जैसे अभी ही जा रहे हो। अरे पहले शादी हो जाए तभी तो कहीं चलोगे, लड़की ने प्यार भरे अंदाज में कहा। शादी होने में अब देरी कितनी है? तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें, क्यों, है ना? उसने लड़की की आंखों में झांका। इसमें भी कुछ शक है? उत्तर में लड़की ने प्रति प्रश्न किया। तो फिर तुम अपने माता पिता को जाकर अपनी राय बता दो। जल्दी से कोई तारीख तय करके शादी कर लेते हैं, क्यों, क्या ख्याल है? हाँ, मैं आज ही जाकर मम्मी पापा को बता दूंगी कि तुम मुझे पसंद हो। उस दिन बहुत देर तक वे एक दूसरे के साथ रहे। शीघ्र ही एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंधने की आशा और उमंग के साथ वे दोनों अलग हुए। अपने कमरे में आकर भी देर रात तक राजेश उस लड़की को लेकर अपने भावी जीवन के बारे में सोचता रहा था। भले ही अपने भविष्य के बारे में निर्णय मुझे खुद लेना है और ले भी लिया है, फिर भी माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मेरे लिए इतने कष्ट सहे हैं। मुझे उनका मान सम्मान भी रखना चाहिए। मुझे उनको भी बताना चाहिए कि मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। वे कितने खुश होंगे। मन में यह विचार कर उसी हफ्ते छुट्टी लेकर वह अपने माता पिता से मिलने गांव चला गया था। पिछले काफ़ी दिनों से माता पिता उसको शादी के लिए बार बार टोकने लगे थे। पिछली बार वह घर गया था तो पिताजी ने उससे कहा था, देखो बेटा, हर काम का एक टाइम होता है, टाइम पर ही हर काम अच्छे लगते हैं। शादी ब्याह की भी एक उम्र होती है। तुम खूब पढ़ लिख गए हो, 2 पैसे का हिल्ला भी लग गया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और माँ ने कहा था, बेटा, हमारी जिंदगी की तो अब सांझ है, पके पाँव हैं हमारे, आज मरे कल को दूसरा दिन। तेरी ओर से आत्मा हर तरह से प्रसन्न है, बस एक ही कमी है, जल्दी से घर में लक्ष्मी आ जावे तो आंख बंद होने से पहले पोती पोता का मुंह देख लो। चलो, माता पिता की अच्छा अब पूरी हो जाएगी, उसने सोचा। घर पहुंचकर उसने माता पिता को यह खबर सुनाई कि उसने उनके लिए एक बहू देख ली है और लड़की बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार की है। तो दोनों बहुत खुश हुए थे। माँ ने जमीन चुचकारी थी और शीतला देवी को याद करते हुए बोली थी, शीतला मैया, तू बड़ी दयालु है, जैसे तैने हमारी अब तक सुनी है आगे भी सुनिए। बातचीत के दौरान पिताजी ने जानना चाहा था, लड़की वाले कहाँ के रहने वाले हैं? यह मुझे नहीं पता, यह मुझे पता नहीं पिताजी, राजेश ने कहा। क्यों, तुमने पूछा नहीं उनसे? पिताजी ने पूछा। नहीं, मैंने पूछा ही नहीं, पर कहीं के भी हों, आदमी बड़े अच्छे हैं, सवर्ण हैं, पर जाति पाति को तनिक भी नहीं मानते। क्या? चौंके थे राजेश के पिता यह सुनकर। क्या वे अपनी बिरादरी के नहीं हैं? आशंका भरी दृष्टि से उन्होंने राजेश की ओर देखा। नहीं, पर आदमी बहुत अच्छे हैं। राजेश ने उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की। सो तो ठीक है बेटा, पर क्या उनको पता है कि तुम किस जात के हो? इस बार उनकी आवाज़ कुछ दबी हुई सी थी। नहीं, न उन्होंने कभी पूछा और न कभी ऐसा मौका ही आया कि मैं उन्हें बतलाता। दरअसल जात पात और भेदभाव का यह रोग अनपढ़ लोगों में ही है। पढ़ा लिखा समाज कहाँ जाति को मानता है? पढ़े लिखे और शिक्षित समाज में व्यक्ति को जाति से नहीं, उसकी शिक्षा, योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर जाना और माना जाता है। और फिर जब सवर्ण लोग स्वयं जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर हमारे साथ घुल मिल रहे हैं, तो हमारे द्वारा अपनी ओर से जाति का जिक्र करने का कोई औचित्य नहीं है, उसने पिताजी को समझाया। किंतु राजेश की बात उनको सिरे नहीं चढ़ रही थी। उन्होंने मन की बात उसके सामने रख दी। बेटा, मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, ज़्यादा नहीं जानता। तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
पर दुनियादारी को थोड़ा बहुत मैंने देखा है। उसके आधार पर मेरा सुझाव है कि वे पूछें तब भी, वे ना पूछें तब भी तुम्हें अपनी ओर से उनको अपनी जात जरूर बता देनी चाहिए। उनका ये सुझाव जैसे उनके लंबे सामाजिक जीवन अनुभव का निचोड़ था। राजेश को अपने पिता का यह सुझाव अप्रासंगिक सा लगा। उसने उनको समझाने की कोशिश की। बिना पूछे यदि मैं उनको जाति बताऊंगा तो वह मेरा पिछड़ापन होगा। पिताजी, दुनिया 21वीं सदी की ओर बढ़ रही है। पुरानी मान्यताओं और विश्वासों का महत्व खत्म हो रहा है। आज केवल उन्हीं बातों का अर्थ और महत्व है जो बातें प्रासंगिक हैं, जो संकीर्णताओं से ऊपर तथा प्रगतिवाद से जुड़ी हुई हैं। आप जिस दुनियादारी की बात कर रहे हैं वह पुरानी लीक को पीटने वाली अनपढ़ लोगों की दुनिया है। वही जात पात के झमेले में पड़ी हुई है। हमारे लिए तो यह खुशी की बात है कि हमारा संबंध एक ऐसे परिवार से हो रहा है जो इतना शिक्षित, सभ्य और प्रगतिशील है। तुम पढ़े लिखे हो, दुनिया को देखते हो, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हो। तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे। यदि तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारा मन ठुक रहा है, तो हमारे लिए भी अच्छा है। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। इतना कहकर वह चुप हो गए थे। माता पिता की सहमति लेकर राजेश शहर लौट आया था। लड़की ने भी अपने माता पिता को बतला दिया था कि उसे राजेश पसंद है। अभी तक सब कुछ अनौपचारिक तरीके से हो रहा था। अब बात को औपचारिक रूप देने से अंतिम शक्ल देने के लिए लड़की के पिता ने एक दिन राजेश को फ़ोन कर कहा, मैं समझता हूँ कि अब किसी दिन मिल बैठकर हमें बात को अंतिम रूप देना चाहिए। आप चाहें तो हम आपके पास आ सकते हैं, लेकिन आप अकेले हैं और आपको कुछ असुविधा हो सकती है, इसलिए आपको बुरा न लगे तो आप हमारे घर आ जाइए। इसमें बुरा लगने की क्या बात है? आप जब भी चाहेंगे मैं आपके घर आ जाऊंगा। तो फिर आज ही शाम को आ जाइए, कोई और प्रोग्राम ना हो तो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। उस दिन शाम को ऑफिस से निकलकर वह सीधा लड़की वालों के घर पहुंचा। परिवार के सभी सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। उसने महसूस किया कि पहली बार जब वह उनके घर आया था तब सब कुछ जितना औपचारिक था आज उतना ही सहज और अनौपचारिक था। परिवार के सब लोग उससे खुलकर बात कर रहे थे। यूं पिछली बार भी उसे चाय के साथ बिस्कुट, नमकीन और मिठाई सर्व की गई थी, लेकिन इस बार इन सब के अलावा काजू, तिलगोजे और अन्य कई प्रकार के मेवे और मिठाइयों से मेज सजी हुई थी। काफ़ी देर तक राजेश और लड़की के माता पिता के बीच इधर उधर की बातें होती रही। लड़की के पिता राजेश से उसके विभाग और सेवा के बारे में जानकारी लेते रहे और रिटायरमेंट से पूर्व के कार्यालय के अपने अनुभव सुनाते रहे। लड़की की माँ राजेश को भावी दामाद के रूप में स्नेह और ममत्व से उसकी ओर देखते हुए वह यह लो बेटा, यह लो और लो कह कर उसको कभी मिठाई, कभी मेवे और कभी नमकीन खिलाए जा रही थी। लड़की के पिता भी लो बेटा थोड़ा कहकर कभी एक और कभी दूसरी प्लेट उसकी ओर सरका रहे थे। आत्मीयता से राजेश का मन अभिभूत था। यह देखकर वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे और आत्मीय लोग मिले हैं। उसने सोचा, यदि सब लोग इस तरह के हो जाएं तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए। हालांकि अनौपचारिक रूप से लड़की के जरिए उसके माता पिता को यह पता चल गया था कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ विवाह करने को सहमत हैं। फिर भी बातचीत के दौरान उन्होंने औपचारिक रूप से भी राजेश की राय पूछी। राजेश जी, मैं समझता हूँ आपने अनीता को काफ़ी कुछ देख और समझ लिया होगा और अब आप
अपनी राय व्यक्त कर सकने की स्थिति में होंगी। क्या राय है आपकी? जी, अनीता बहुत अच्छी है। क्या आप उसे पसंद करते हैं? जी हाँ, संकोच के साथ उसने कहा। खुशी हुई आपसे ये जानकर। अनीता भी आपको पसंद करती है, बड़ी तारीफ की है उसने आपकी। चलो अच्छी बात है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ अब हमें सगाई का कोई दिन निश्चित कर लेना चाहिए। और आप सगाई कहाँ कराना चाहेंगे, यहीं पर या गांव में, यह भी आप देख लें। जी, मैं चाहूँगा कि आप एक बार गांव चले चलें तो अच्छा रहेगा। वहाँ मेरे माता पिता हैं। हालांकि निर्णय तो मुझे ही लेना है और वह मैं ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप वहाँ तक चले चलेंगे तो उनका सम्मान रह जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, यह भी कोई कहने की बात है। बड़ों का सम्मान पहली बात है, उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। हम आपके गांव चलेंगे, बताओ कब चलें? वह मैं आपको बाद में बतला दूंगा। पहले मुझे अपने गांव खबर भिजवानी होगी। आप जानते हैं 2-4 रिश्तेदार भी ऐसे मौके पर आते ही हैं। हाँ, बिल्कुल, आप खबर भिजवाइए और जो भी दिन और तारीख आपको उपयुक्त लगे हमें बता दीजिए, हम उसी दिन आपके गांव चलेंगे। जी ठीक है, अब आप इजाज़त दें, मैं चलना चाहूँगा। यह कहते हुए राजेश उठकर चलने को तैयार हुआ, लेकिन लड़की के पिता ने उसे रोक लिया। नहीं, खाना खाए बिना आप नहीं जाएंगे। थोड़ी देर बैठिए, खाना तैयार हुआ जाता है, खाकर ही जाएंगे आप। कहकर उन्होंने आवाज़ लगाई, बहू जल्दी से खाना तैयार करवाओ। उनके इस प्यार और आग्रह के आगे राजेश कुछ नहीं कह सका। किचन में बर्तनों की खटर पटर शुरू हो गई थी। लड़की की माँ भी उठकर अंदर चली गई थी। राजेश और लड़की के पिता के बीच जरूरी बात हो चुकी थी, किंतु राजेश बोर न हो इसलिए समय व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ बातचीत जरूरी थी। चर्चा के लिए राजनीति सबसे गर्म विषय था, अतः लड़की के पिता ने राजनीति पर ही चर्चा शुरू की। क्या पोजीशन है इलेक्शन की? कुछ क्लियर नहीं लगता है इस बार भी हंग पार्लियामेंट रहेगी और फिर साल भर के भीतर देश को दोबारा चुनाव की त्रासदी झेलनी पड़ेगी। लगता तो यही है सर। क्लियर मेजॉरिटी गेन करने की किसी भी पार्टी की कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, लेकिन 200 से ऊपर वह भी शायद ही जा पाए। इसलिए अधिक चांसेस यही है कि कॉलिशन गवर्नमेंट बनेगी। वो तो है, पर गवर्नमेंट बनेगी किसकी और चलेगी कितने दिन? मैं नहीं समझता एट प्रेजेंट बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी अस्थायी सरकार दे सकती है। लेकिन सरकार का अस्थायी होना ही जरूरी नहीं है। समाज और राष्ट्र के प्रति उसका दृष्टिकोण भी स्वस्थ, सकारात्मक और प्रगतिशील होना चाहिए। बीजेपी के बारे में यह धारणा है कि उसकी सोच सांप्रदायिक और विघटनकारी है। मुस्लिम और दलित बीजेपी को लेकर सशंकित रहते हैं। उनको लगता है कि बीजेपी की सरकार का रुख उनके प्रति सकारात्मक नहीं रहेगा। मुस्लिम तो खैर बीजेपी को वोट देंगे ही नहीं। जहाँ तक दलितों का सवाल है, वे स्वयं पिछड़ों के साथ मिलकर सत्ता में आने के लिए जोड़-तोड़ कर रहे हैं। बिहार में लालू और यूपी में मुलायम और मायावती बीजेपी के रास्ते में सबसे बड़े हर्डल हैं। बीजेपी ही क्या, ये सारे समाज के रास्ते के हर्डल हैं। ये सब जातिवाद फैलाकर समाज को तोड़ रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं। यह कहकर वह एक क्षण को रुके और फिर बोले, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, समाज प्रोग्रेसिव हो रहा था, जातिवाद अपनी मौत मर रहा था, लेकिन वीपी सिंह के बच्चे ने मसीहा बनने के चक्कर में मंडल कमीशन लागू कर जातिवाद को फिर से जिंदा कर दिया। कोई देश की बात नहीं करता, सब अगड़े पिछड़ों की बात करते हैं। लालू और मुलायम की तो फिर भी गनीमत है, कांशीराम और मायावती को देखो, ये तो बिना जाति के बात ही नहीं करते। वीपी सिंह ने आग लगाई, ये आग में घी डालकर उसे भड़का रहे हैं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि कांशीराम और मायावती जातिवाद को भड़का रहे हैं। जातिवाद तो समाज में पहले से रहा है। हर चुनाव में उम्मीदवारों के चयन से लेकर मंत्रिमंडल के गठन तक सब जगह जाति का फैक्टर काम करता है। हाँ,
कांशीराम और मायावती या दूसरे नेताओं के आने से इतना अंतर अवश्य आया है कि पहले दलितों की अपनी कोई पार्टी नहीं होती थी और उनका वोट कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के जाता था, लेकिन आज उनकी अपनी पार्टी है और वे अपनी पार्टी को वोट दे रहे हैं। राजेश के साथ बातों से लड़की के पिता को लगा कि ये लड़का जिस तरह की जुबान बोल रहा है, कहीं ये शेड्यूल कास्ट तो नहीं है। शेड्यूल कास्ट ही करते हैं इस तरह की बातें। वे ही पक्ष लेते हैं कांशीराम और मायावती का। यह विचार मन में आते ही सहसा वह असहज से हो गए और अरे अनीता, आवाज़ लगाते हुए उठकर अंदर चले गए। अनीता ड्राइंग रूम में पर्दे के दूसरी ओर डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगा रही थी। उसने वहाँ से उत्तर दिया, यस पापा। बेटी एक बात तो बताओ। क्या पापा? इस लड़के की कास्ट क्या है? आई कांट से पापा, मैंने कभी पूछा ही नहीं। फिर भी बातचीत के दौरान कहीं कोई प्रसंग आया हो और तुमने कुछ नोट किया हो? नहीं पापा, मेरा तो इस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। मैंने तो बस यही देखा कि उसकी नेचर बहुत अच्छी है, उसे एटिकेट्स आते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। स्मोकिंग तक वह नहीं करता और फिर हमारे एड में पहले ही 9 बार छपा था, इसलिए उसकी कास्ट के बारे में जानने की या इस ओर ध्यान देने की कोई तुक ही नहीं थी। फिर भी तुमको इस ओर ध्यान देना चाहिए था बेटी। पर क्यों पापा? जब हम जाति पाति को मानते ही नहीं तो फिर वह किसी भी कास्ट का हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लड़की ने बड़ी सहजता से कहा। वह सब तो ठीक है कि हम जाति पात को नहीं मानते और हमने मैट्रिमोनियल्स में 9 बार छपवाया था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो देखनी ही होती हैं। आखिर 9 बार का यह मतलब तो नहीं कि किसी चमार चिहुड़े के साथ। तभी फ़ोन की घंटी बजी और वह फ़ोन सुनने के लिए ड्राइंग रूम में चले गए। अनीता वहीं खड़ी रह गई थी। मित्रों, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ये पाठकों पर निर्भर है, आलोचकों पर निर्भर है कि वो कहानी को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में पढ़ते हैं, किस रूप में समझते हैं। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए इस कहानी पर कई लोगों ने लिखा है और ये कहानी कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में है, कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और इस कहानी पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनी है। यदि लैपटॉप चल रहा होता तो वो 15 मिनट की वो शॉर्ट फिल्म भी मैं आपको दिखला सकता था। और उस फिल्म में उसकी शूटिंग कुछ मुंबई में हुई, कुछ दिल्ली में हुई और कुछ सहारनपुर साइड में जाकर थोड़ा सा हुआ। और उसमें बॉलीवुड के और हमारे दिल्ली के थिएटर के बहुत अच्छे एक्टर्स लोगों ने काम किया। बल्कि एक एक्टर तो उसमें बड़े अच्छे चर्चित हैं आजकल, श्रीकांत वर्मा, जिन्होंने अपना उसमें अभी सुई धागा फिल्म में भी वो आए थे, उससे पहले फुकरे फिल्म में थे, अभी अभिषेक बच्चन के साथ एक उसमें आ रहे हैं और अमेजन के कई एड्स में हैं और कई और 5-6 फिल्मों में और भी वो आ चुके हैं। काफ़ी वरुण धवन के साथ भी 2-3 फिल्में उनके आई हैं। तो वो इसमें लड़की के पापा के रोल में हैं और जो लड़की के रोल में वो लड़की है जो अनीता के रोल में, वो भी यहाँ की थिएटर की बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और जो लड़का है जो राजेश जो बना है, वो यहाँ के थिएटर का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ईश्वर शून्य, वो हिंदी का अच्छा कवि भी है, आप लोग जानते होंगे उसको। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी ये तरह से जिसने भी ये प्रोड्यूसर है अनिल आनंद, उसने बनाई उसको बड़ी मेहनत करके। लेकिन अभी ये फिल्म यूट्यूब पर या कहीं देखी नहीं जा सकती क्योंकि ये फिल्म अभी कुछ फिल्म फेस्टिवल्स को भेजी जा रही है, इसके अंग्रेजी में सब टाइटल बना करके इंटरनेशनल लेवल पर। और उसका एक नियम होता है कि जब तक उसका वो एक बार वो यदि वो पब्लिक फोरम पर आ जाती है, उसके बाद में फिर वो फिल्म फेस्टिवल के लिए वो डिसक्वालीफाई हो, हाँ सॉरी, तो यदि वो फिल्म एक बार किसी पब्लिक फोरम पर आ जाती है तो फिर उसको वो फिल्म फेस्टिवल्स के लिए वो डिसक्वालीफाई हो जाती है, क्वालीफाई नहीं कर पाती। तो इसलिए उसको अभी नहीं डाला गया है और जैसे ही वो उपयुक्त लगेगा, ये प्रोड्यूसर का डायरेक्टर का काम है, वो उसको फोरम पे वो लाएंगे और आप सब इसे देख पाएंगे। अब मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी कहानी कह दी और आप लोगों ने धैर्य के साथ, बहुत प्यार के साथ सुना
और मुझे ये अवसर दिया इस कहानी का पाठ करने के लिए, जिन श्रोताओं ने भी सुना है और सबके साथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत